हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स जेई फिजिक्स। यहाँ पे हम बात करेंगे आज एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने लाया हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे और मैं उनका सॉल्यूशन बोर्ड पे आपको कराता जाऊंगा। ये बेसिकली जेई नीट के लिए जो फिजिक्स होती है उसमें हम इसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो वीडियो इसमें मैंने चैप्टर लिया है आज यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन और मात्रक, सॉरी मात्रक और मापन की हम इसमें बात करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर होगा वो उसका नाम होगा मात्रक और मापन। मात्रक और मापन इस चैप्टर का क्या होगा, नाम होगा। तो हम इस चैप्टर को आज हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते जाएंगे, क्वेश्चंस को आप पढ़ना देखना और मैं यहाँ पे उसका आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 0.06900 में सार्थक अंक की संख्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, A 5, B 4, C 2, D 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखो क्या कहा आपने को, 0.06900। ठीक है, इसमें हमको सार्थक अंक जो होता है ना वो बताना है, कितने सार्थक अंक है इसमें, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में सार्थक अंक आपको बताना है, तो हम क्या कहेंगे भाई, सार्थक अंक जो होता है ना, दशमलव यानी पॉइंट के बाद वाला जो सार्थक अंक वो काउंट नहीं होता है। पॉइंट के जस्ट बाद में अगर जीरो आ जाता है ना तो वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे सार्थक अंक होंगे 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो क्या होगा, सही होगा। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, सार्थक अंक की अगर इसमें संख्या की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी 4। इसका अगर कारण पूछे तो बताना कि भाई जो पॉइंट के बाद का जीरो होता है ना वो सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उचित सार्थक अंक में संख्या 436.23, 227.2 एवं 0.301 का योग ज्ञात करना है हमको। सार्थक अंकों में इसका योग ज्ञात करना है। देखो मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना है। फर्स्ट मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमको कहा कि इसका एडिशन करना है, इसका सम बताना अपने को, वो भी सार्थक अंक में। तो है 436.32, 227.2 और यह है 0.301। अब इसका हमको क्या करना है, सम करना है, इसको जोड़ना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 0 आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया 0। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 6 और 2 हो गया 8 पॉइंट। ठीक है, आगे हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पे भी हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसने कहा कि उचित सार्थक अंक में हमको क्या करना, आंसर देना है। तो उचित सार्थक अंक की अगर हम बात करेंगे तो क्या करना है कि सार्थक अंक ना दशमलव के बाद की क्या लेनी है, दो संख्याएं हमको लेनी है दशमलव के बाद। अब देखो दशमलव के बाद की हमने दो संख्याएं ली यहाँ पे। ठीक है, अब दो जो है ना वो 5 से छोटा है, इसलिए 2 को छोड़ देना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो होगा 663.8 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन सी है ना वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। किसी पिंड का द्रव्यमान तथा आयतन क्रमशः 4.237 ग्राम एवं 2.5 सेंटीमीटर क्यूब है। सही सार्थक अंक में पिंड के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करना है। देखो पिंड के पदार्थ को क्या करना है, घनत्व ज्ञात करना है। घनत्व में बता देता हूँ, वो होता है एकांक आयतन पर द्रव्यमान जो होता है ना उसको घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम अपॉन क्या होता है, वी होता है। जैसे कि हमको एम यहाँ पे दिया गया है, एम क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमको एम फाइंड है वो है 4.237। ठीक है, 4.237 ग्राम। फिर बात करते हैं हम आयतन यानी वॉल्यूम की, वो 2.5 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू 4.237 अपॉन 2.5। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम इसका डिवाइड करेंगे ना तो वो हो जाएगा 1.694 तक इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे इसने कहा उचित सार्थक अंक में इसका देना है। तो सार्थक अंक की बात करेंगे तो 1.69 लेंगे रो। ठीक है, अब 1.69 तक गया ना, 9 तक जाने के बाद इसको नियरेस्ट क्या मानते हैं, 7 मानते हैं, 70 हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.7 ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब जो ऑप्शन आपका क्वेश्चन में था वो हो गया यहाँ पे सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या है 2.745 एवं 2.735 को 3 सार्थक अंक तक पूर्णांकन करने पर प्राप्त होगा। पूर्णांकन का मतलब होता है कि जो संख्या आपको दी गई है उसको पूर्ण करना, यानी जो दशमलव में है उस दशमलव को कम करते हुए संख्या को पूर्ण रूप से लिखना, उसको पूर्णांकन कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखो दो संख्याएं दी गई है, संख्या कौन सी है 2.745 और दूसरी दी गई है 2.735। अब एक चीज देखो यहाँ पे 2.745, तीसरा जो सार्थक अंक होता है ना वो हमेशा सम या विषम के आधार पर उसे मापा जाता है। जैसे देखो ये जो है ये तीसरा सार्थक अंक है तो वो क्या है सम है, इसलिए ये क्या है एज इट इज रहेगा, इसको हम क्या लिख देंगे 2.74 लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं विषम है, जब विषम होता है ना तो तीसरे सार्थक अंक में क्या करते हैं थर्ड जो सार्थक अंक होता है ना उसमें एक ऐड कर देते हैं, यानी 2.73 जो होगा उसकी जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब पहला तो एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले सार्थक अंक में जो तीसरा सार्थक अंक है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2.74, यानी जो इसका डी जो आंसर है डी ऑप्शन वो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब भौतिक राशियों में से कौन से जोड़े का समान विमीय सूत्र नहीं है, कौन से जोड़े का समान विमीय सूत्र, देखो मैं विमीय सूत्र आपको याद होंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ क्वेश्चन में क्या। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कार्य एवं बल आघूर्ण, कार्य और बल आघूर्ण की विमा जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है, आप देख सकते हो दोनों की विमा होती है m1 L2 T-2 होती है। फिर आता कोणीय संवेग हम प्लांग नेता, इन दोनों की विमा जो डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल। एंड थर्ड की बात करते हैं तनाव एवं पृष्ठ तनाव। अब देखो तनाव एवं पृष्ठ तनाव में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। देखो तनाव जो होता है ना वो बल होता है, तनाव जो होता है ना देखो इधर तनाव जो होता है वो क्या होता है बल होता है, तनाव बल के बराबर होता है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी m1 L1 T-2 हो जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव का मतलब होता है कि बल बटा पृष्ठ का मतलब होता है कि जो एक लंबाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m1 L1 T-2 अपॉन ये हो जाएगा L1, तो L1 से L1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 L0 T-2। यहाँ पे इसकी विमा और इसकी विमा इक्वल नहीं है, ये दोनों विमा जो वो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं जो सी जो पॉइंट है, सी जो ऑप्शन है उसकी विमा डायमेंशन फॉर्मूला आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, वो है दो राशियों के विशेष मापक यंत्रों की परिशुद्धता की माप। यहाँ पे बताई गई है कि ए जो है वो 2.5 मीटर प्रति सेकंड प्लस माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड, तथा बी जो है 0.10 सेकंड प्लस माइनस 0.01 सेकंड है। ए बी की माप क्या होगी, हमको ए और बी की माप पता करनी है। तो देखो ए बी की माप पता करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो ए और बी दो हमको दिए हुए हैं, इनका क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करके उसकी जो एरर है त्रुटि हमको क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो मैं पहले क्या करता हूँ ए और बी फाइंड, ए बी फाइंड कर देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 0.10, तो वो हो जाएगा आपके देखो यहाँ पे आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएगा मीटर, देखो मीटर पर सेकंड इंटू क्या हो जाएगा सेकंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मीटर हो जाएगा, मतलब 0.25 मीटर में इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है इसकी एरर भी फाइंड करनी है, तो एरर फाइंड करने के लिए क्या करता हूं मैं डेल ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी, डेल ए क्या है 0.5 अपॉन ए क्या है 2.5 प्लस आगे देखो ये क्या हो जाएगा 0.01, समझ आ रहा है 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, जो ये है एरर्स और ये इनके प्रॉपर वैल्यूज 0 पॉइंट क्या हो गया 10। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा डेल ए बी अपॉन ये हो गया ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.3 आएगा, क्या आएगा 0. ये हो गया 3। अब यहाँ से मैं अगर ए बी को हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा, तो ये हो गया डेल ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, अब देखो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25, तो 0.3 इंटू 0.8 क्या हो गया 25, मतलब इसका जो आंसर आएगा ना वो 0.075 आएगा, क्या आएगा 0.075। ठीक है, 0.075 मीटर में होगा।
अब यहाँ पे हमको क्या करना है, उचित सार्थक अंक में लिखना है। तो उचित सार्थक अंक क्या करेंगे, 0.07 है ना, इसको हम कर देंगे 0.08। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर ढंग से लिखूं तो क्या हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, 0.08 मीटर हो जाएगा। तो इसको लिखने का ढंग से तरीका क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे देखो 0.25 मीटर प्लस माइनस 0.08, ये हो गया मीटर, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, अब चलते हैं आगे का, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए होगा सही इसका ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, ये रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है अभी आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या है। ए बराबर 1.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, बी इज इक्वल टू 2.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर के रूप में दो राशियों को आप मानते हैं। हमें रूट ए बी का शुद्ध मान इस प्रकार से वर्णित करना है। आगे ऑप्शन दिए गए हैं, रूट ए बी का क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है, जो आगे ऑप्शन दिए हुए उसी फॉर्म में। अभी जैसा क्वेश्चन किया ना वैसा क्वेश्चन अभी कर लेंगे। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले ए की वैल्यू रखते हैं, फिर बी की वैल्यू। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ए की वैल्यू है 1.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर और बी की वैल्यू है 2.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर है। हमको क्या फाइंड करना है, रूट ए बी। क्या फाइंड करना है, रूट ए बी फाइंड करना है। तो रूट ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ऑफ ए कौन है 1.0 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में कौन हो जाएगा 2.0, तो ये क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 1.414। ठीक है, 1.414 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 मीटर लिख दिया। ओके, ये आ गया अपना रूट ए बी। अब रूट ए बी में क्या करते हैं कि जब रूट के लिए हम एरर फाइंड करते हैं ना, उसका फॉर्मूला अलग होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, डेल रूट ए बी अपॉन में क्या होगा, रूट ए बी इज इक्वल टू 1/2 आगे आएगा। देखो बाइनोमियल थ्योरम से होता है, 1/2 आगे आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, देखो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसमें वैल्यू पुट करके, तो जब वैल्यू इसमें ना ए डेल ए की वैल्यू जब इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे ना, तो 0.3/2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 0.3/2 इंटू में आ जाएगा उधर रूट ए बी। अब रूट ए बी की वैल्यू हमको पता है ना, 0.3/2 इंटू 1 क्या हो गया 4 हो जाएगा। तो इसका जो पूरा जो आंसर आएगा ना वो हो जाएगा 0.21। क्या हो गया, 0.21 हो गया। ये आ गया हमारा इसकी एरर यानी मीटर। अब इसको सही ढंग से फॉर्म में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, रूट ए बी इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी √2 नहीं लिख करके 1.4 प्लस माइनस 0.21 क्या लिखेंगे, मीटर लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न में से कौन सा मापन सर्वाधिक परिशुद्ध है। अच्छा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। सर्वाधिक परिशुद्ध का मतलब क्या हो गया, कौन सा उसके निकटतम सर्वाधिक परिशुद्ध कौन सा होगा। ठीक है, सर्वाधिक परिशुद्ध के रूप में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा सर्वाधिक परिशुद्ध के रूप में अगर हम इसको देखते हैं ना, तो वो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। सर्वाधिक परिशुद्ध में हो जाएगा सभी जो माप है ना वो दशमलव के स्थान तक सही है। सभी माप जो है ना वो दशमलव के 2 स्थानों तक सही होते हैं। इसमें जो है ना ए में जो क्या है निरपेक्ष त्रुटि, हम सबके क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि जब ज्ञात करेंगे ना, तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन ए है ना उसकी जो निरपेक्ष त्रुटि वो 0.01 mm आ रही है। क्या है, 0.01 mm आ रही है, वो सबसे कम है क्योंकि ये mm में है, मिलीमीटर जिसको हम कहते हैं mm में है। इसलिए जो ए ऑप्शन होगा वो सबसे सही हो जाएगा, क्योंकि जिसकी निरपेक्ष त्रुटि कम होती है, त्रुटियां जिसमें कम होती है, वो सर्वाधिक परिशुद्ध मान होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किसी वस्तु की मध्यमान लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा मापन सर्वाधिक यथार्थ होगा। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4.9 सेंटीमीटर, 4.805 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर। देखो नियरेस्ट वैल्यू हमको देखनी है, जो सन्निकट जो मान है नियरेस्ट वैल्यू वो है 4.9 सेंटीमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 4.9 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज 5 के नियरेस्ट जो सन्निकट जो मान है ना वो 4.9 है। फिर देखो आगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मैं कहूंगा इसको। देखो इसमें
जो यूनिट है ना उनको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो देखो 11 क्वेश्चन में है स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। जब मात्रकों को सीजीएस में डाइन इंटू सेंटीमीटर पावर -2 में व्यक्त किया जाता है तो ये बराबर किसके होगा। यहाँ पे देखो संबंध भी दिया गया है, बता देता हूं। एक न्यूटन में जो होता है ना, एक न्यूटन में 10⁻5 डायन होते हैं, एक न्यूटन में 10⁻5 डायन होते हैं। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि एक मीटर स्क्वायर में ना 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, हमको सीजीएस से किसमें चेंज करना है, सॉरी एमकेएस जो दिया हुआ, एसआई जो दिया हुआ ना न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हमको क्या करना है, सीजीएस में चेंज करना है। तो देखो वाई यानी इसको कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो y इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻11। एक न्यूटन में कितने होते हैं, 10⁻5 डायन होते हैं। ठीक है, अपॉन एक मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं, 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो देखो 4 से एक पावर कट जाएगी, एक बचेगा। तो 1.9 इंटू 10⁻11 इंटू 10 आगे क्या हो जाएगा, डायन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻12, ये हो जाएगा डायन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यदि संवेग P, क्षेत्रफल A तथा समय T को मूलभूत राशियों के रूप में मान लिया जाए तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। देखो इनको अगर मूलभूत राशियों के रूप में माना जाए ना तो ऊर्जा का विमीय सूत्र हमको डायमेंशन फॉर्मूला हमको फाइंड करना है। यानी ऊर्जा की जो निर्भरता है ना, निर्भरता वाला जो अनुप्रयोग है उसके आधार पर हम इसको देखेंगे। तो ऊर्जा की जो निर्भरता है वो कह रहा है संवेग, क्षेत्रफल और समय पर होनी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ऊर्जा जो है वो मान लेते हैं कि भाई संवेग यानी P और क्षेत्रफल यानी A और T पर क्या करती है कि समानुपाती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब समानुपाती प्रोपोर्शनल दैट हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा PAT, KPAT हो जाएगा। अब देखो, अब इसकी पावर हो जाएगी A, इसकी पावर हो जाएगी B और इसकी पावर C, A हो जाएगी B हो जाएगी C हो जाएगी। अब देखो जो ऊर्जा होती है उसकी विमीय सूत्र क्या होता है, M1L2T-2 इज इक्वल टू, देखो कांस्टेंट की कभी भी विमीय सूत्र नहीं होता है। ठीक है, जबकि संवेग का क्या हो जाएगा, संवेग की अगर हम बात करते हैं तो M1L1T-1 होता है। M1L1T- क्या हो गया 1 अपॉन ऊपर पावर क्या हो जाएगी A हो जाएगा, L2 पावर क्या हो जाएगी B और T जो है वो T1 पावर क्या हो जाएगी C हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करके इसकी जो तुलना है इस वाली पावर से करवाएंगे ना, तो देखो A की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। ठीक है, देखना A की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब A प्लस जो 2B होगा ना उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2 और A प्लस C की वैल्यू आएगी हमारे पास -2। देखो अब हमारे पास ये सारी इक्वेशंस बन गई है, तो मैं B की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले A पे पुट करेंगे ना तो क्या हो जाएगी 1 + 2B इज इक्वल टू 2। तो 2B इज इक्वल टू 2 - 1 एंड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब C की बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1 + C इज इक्वल टू -2 एंड C इज इक्वल टू -2 - 1 C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। A B C सब की वैल्यू आपके पास है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो। देखो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K। ठीक है, E इज इक्वल टू वहां पे सब जगह ये चीज पुट करेंगे ना तो क्या हो जाएगी P पावर A मतलब क्या हो गया 1, P1 A क्या हो जाएगा 1/2 और T क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा पावर में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका विमीय फॉर्मूला। अगर संवेग, क्षेत्रफल और इसको समय को अगर मूलभूत भौतिक राशियां मान ली जाती हैं तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे पास एनसीईआरटी के लेवल के अभी इतने क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं और आप इनको वापस एक बार जरूर देखना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।